हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे केराटोकोनस के बारे में। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या हमारी हेडिंग्स होंगी और क्या क्या हम लिखेंगे उसमें। तो सबसे पहले हम देंगे उसकी इंट्रो, जो ये टर्म है उसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। केराटो का मतलब होता है कॉर्निया और कोनस का मतलब होता है कोनिकल। तो keratoconus, a conical cornea, is a progressive, non-inflammatory, bilateral ectatic condition of cornea in its axial part. 85% लोगों में bilateral होता है, तो इसको हम bilateral ही मानकर चलेंगे। ये एक प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जाता टाइम के साथ साथ, नॉन इन्फ्लेमेटरी है एंड एक्टेटिक कंडीशन ऑफ कॉर्निया है। यूजुअली स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी एंड प्रोग्रेसेस स्लोली। नेक्स्ट इंट्रो के बाद अब हमारा होगा इटियोपैथोजेनेसिस, कॉज यानी कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहली बात, एग्जैक्ट इटियोलॉजी हमें पता ही नहीं है, बट ये हमने सोचा है दैट इज़ बीइंग इम्प्लिकेटेड कि कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। कुछ फैक्टर्स की वजह से हमारे कॉर्निया के टिश्यू के अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं। किसकी वजह से? कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात आगे करेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉर्निया के अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं एंड वो चेंजेस विल लीड टू कॉर्नियल बायोमैकेनिकल डीरेंजमेंट। इन चेंजेस की वजह से हमारा जो कॉर्निया के अंदर बायोमैकेनिकल प्रोसेस चलते हैं उनमें इम्पेयरमेंट आएगी, उनमें प्रॉब्लम आएगी, एबनॉर्मेलिटी आएगी। एंड वो वाली एबनॉर्मेलिटी दैट लीड टू कॉर्नियल थिनिंग, कॉर्निया को थिन करा देगी एंड डेवलपमेंट ऑफ केराटोकोनस फॉर्मेशन कराएगी। क्या कहा हमने? सबसे पहले क्या हम मानते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मॉलिक्यूलर चेंजेस कराते हैं कॉर्निया के अंदर। उन चेंजेस की वजह से कॉर्निया के अंदर जो नॉर्मल बायोमैकेनिकल प्रोसेस होते हैं उनमें आ गई एबनॉर्मेलिटी। उन एबनॉर्मेलिटी की वजह से अब कॉर्निया हो गया थिन एंड केराटोकोनस डेवलप होगा। जिन फैक्टर्स की हमने बात की ऊपर, वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? दो तरह के हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक में आते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया किसी में या जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होगी। कुछ लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जेनेटिक उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, उसको ही हम प्रिडिस्पोजिशन कहते हैं। दूसरा है एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, जिसमें आता है मेन जो फैक्टर है वो है आई रबिंग। आई रबिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अलॉन्ग विद वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस एंड डाउन सिंड्रोम। पहला आई रबिंग था। दूसरा अदर फैक्टर्स में आता है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़। अब ये नहीं है जितने भी लोग यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस उन सबको ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट स्टिल ये एक रिस्क फैक्टर है। वो फैक्टर जो मॉलिक्यूलर चेंज करा कर वो सब करा सकता है एंड एट लास्ट लीड टू केराटोकोनस फॉर्मेशन। एक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ है, यूवी लाइट का एक्सपोजर, एटोपी होना कॉर्निया में एंड सम हार्मोनल चेंजेस। ये थे फैक्टर्स। कौन कौन से? जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स जो मॉलिक्यूलर चेंजेस करेंगे कॉर्निया में, उनकी बात करेंगे। अब हम उनको लिखेंगे, वो चेंजेस क्या होते हैं जो कॉर्निया में हो जाते हैं जिनकी वजह से आगे प्रॉब्लम आती है। उनमें क्या है? ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। या तो ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय, या तो फॉर्मेशन होगी बट डिफेक्टिव, यानी कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगी। जो होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर था, अब वो नहीं हो रही, कुछ और ही बन रहा है। ठीक है, एक ये पहला कंपोनेंट क्या है? ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की क्या होगी? डिफेक्टिव फॉर्मेशन। दूसरा, कोलेजनेस एक्टिविटी हो गई एबनॉर्मल। जो नॉर्मल जिस तरह से काम करता था कोलेजनेस, अब वो हो गया एबनॉर्मल। तीसरा, प्रोटीएज एंजाइम का लेवल बढ़ गया और कैटाबॉलिक एंजाइम का लेवल भी बढ़ गया बेसल एपिथेलियल सेल्स में। प्रोटीनेज इनहिबिशन हो गई कम। ठीक है, हमने क्या क्या बोला? चेंजेस क्या क्या आए फैक्टर्स की वजह से? ECM की हो गई डिस्ट्रक्शन या फिर बनी डिफेक्टिव फॉर्मेशन। कोलेजनेस की एक्टिविटी हो गई एबनॉर्मल। प्रोटीएज बढ़ गया, कैटाबॉलिक एंजाइम्स बढ़ गए। प्रोटीनेज इनहिबिशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। अब आगे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ था? मॉलिक्यूलर चेंजेस आए थे कॉर्निया के अंदर। उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ था? कॉर्निया के बायोमैकेनिकल प्रोसेसेस में आई थी एबनॉर्मेलिटी। एंड वो क्या थी? वो एबनॉर्मेलिटी क्या थी? अब वो बोलेंगे, वो लिखेंगे हम। और वो किस में आती है, किसके अंदर आती है? वो आती है हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। अब उनमें क्या आएगा? फर्स्ट है कॉर्नियल एपिथेलियम shows thinning and there is break in the basement membrane. Corneal epithelium क्या हो गया? thin and there is a break in the basement membrane.
सेकंड पॉइंट, जो कॉर्निया की एक लेयर होती है बोमेन्स मेम्ब्रेन, अब इसमें इंटरप्शंस आ चुकी हैं, वो भी जेड शेप्ड इंटरप्शंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोमेन्स मेम्ब्रेन शोज जेड शेप्ड इंटरप्शंस इन द केराटोकोनस विद माइग्रेशन ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम इन द एंटीरियर कॉर्नियल स्ट्रोमा. जो कॉर्निया का स्ट्रोमा है, एंटीरियर पार्ट, वहाँ पर कॉर्निया का एपिथेलियम अपनी जगह से हटकर माइग्रेट होकर अब कहाँ आ रहा है, एंटीरियर सरफेस में, एंटीरियर कॉर्नियल स्ट्रोमा में. उसके बाद जो कॉर्निया का स्ट्रोमा है, अब उसमें कोलेजन लैमेला कम हो गया और थिन हो गया कॉर्निया, बट विदाउट कोलेजनोलिसिस. मतलब कोलेजन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लिसिस नहीं हुई है, बट स्टिल कोलेजन का लैमेला कम हो गया एंड थिन हो गया कॉर्निया. अब ये थे चेंजेस जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस में आए थे, उसकी वजह से ये सब हुआ था. आगे है इसेंशियल पैथोलॉजिकल चेंजेस. दे आर प्रोग्रेसिव थिनिंग, यानी जो थिनिंग शुरू हुई थी होना वो प्रोग्रेसिव है, वो बढ़ती जा रही है, रुकी नहीं है एक जगह पे. प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड एक्टेजिया यानी कि डायलेटेशन विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड कोलेजन टिश्यू. ये तो आता है ECM के ही अंदर, हमने पहले ही कहा था जो ECM है या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या तो होगी डिफेक्टिव सिंथेसिस उसकी, तो वही हो रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड कोलेजन टिश्यू क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव थिनिंग एंड एक्टेजिया हो रहा है. अब ये थी उसकी इटियोपैथोजेनेसिस. अब है एसोसिएशंस, और किन किन डिजीज़ की वजह से केराटोकोनस हो सकता है. उनमें आती है पहले ऑक्यूलर कंडीशंस, यानी कि आई की ही कुछ कंडीशंस ऐसी जो केराटोकोनस करवा सकती हैं, जैसे कि एक्टोपिया लेंटिस, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, एनीरिडिया यानी कि एब्सेंस ऑफ आइरिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, लिबर्स कॉन्जेनाइटल एल्मरियोसिस, फ्लॉपी आईलिड सिंड्रोम एंड कॉर्नियल एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी. ये हैं ऑक्यूलर कंडीशंस. नेक्स्ट क्या है एसोसिएशन, सिस्टमिक कंडीशंस. इसमें आते हैं मार्फन सिंड्रोम, एटोपी, एस्थमा, एजीमा, हे फीवर, डाउन सिंड्रोम, एहलर डानलर सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. इसमें आते हैं सिम्टम्स. पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, उससे क्या क्या हो रहा है. उससे होंगी 3 चीज़ें. पहला, डिफेक्टिव विजन होगा उसको ड्यू टू प्रोग्रेसिव मायोपिया एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. उसको मायोपिया भी होगा, एस्टिग्मेटिज्म भी होगा, उसकी वजह से उसका विजन होगा डिफेक्टिव. दूसरा पॉइंट, उसका विजन जो अब डिफेक्टिव हो चुका था, अब वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है, कम होना, और वो ब्लर हो गया और डिस्टॉर्टेड हो गया from the irregular astigmatism and myopia. And secondarily from corneal scarring, cornea में scarring होगी which does not improve fully despite full correction with glasses. क्या कहा था हमने पहला, उसका विजन जो था मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म की वजह से अब वो कम हो गया था, और यहाँ पर विजन कम होना प्रोग्रेसिव करते करते अब ब्लर हो गया एंड डिस्टॉर्टेड हो गया, प्राइमरीली फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म एंड मायोपिया एंड सेकेंडरली फ्रॉम एनी कॉर्नियल स्कैरिंग. तीसरा पॉइंट है एसोसिएटेड ग्लेयर, यानी कि उस बंदे को लाइट्स के अराउंड हेलोज बने हुए दिखाई देंगे, लाइट सेंसिटिविटी होगी एंड ऑक्यूलर इरिटेशन, आँखों में जब वो लाइट को देखेगा उसको इरिटेशन फील होगी. ये 3 पॉइंट्स सिम्टम्स के थे. अब आएंगे साइंस के ऊपर. तो हॉलमार्क क्या है केराटोकोनस का, इट इज़ सेंट्रल और पैरा सेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग. क्या होगी, हमने पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जो स्क्लेरा है उसमें जो कॉर्निया है थिनिंग होगी उसमें. सेंट्रल या पैरासेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग, एपिकल प्रोट्रूजन ऑफ एंटीरियर कॉर्निया. जो हमने कहा था पहले, जो कॉर्निया का एपिथेलियम है वो माइग्रेट होकर कहाँ पर आ रहा है, जो एंटीरियर स्ट्रोमा है कॉर्निया का वहाँ पर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, एपिकल प्रोट्रूजन ऑफ एंटीरियर कॉर्निया एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. 3 पॉइंट्स के हॉलमार्क बना रहे हैं. क्या क्या है, सेंट्रल और पैरासेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग, ये है फर्स्ट पॉइंट. एपिकल प्रोट्रूजन ऑफ एंटीरियर कॉर्निया, ये है सेकेंड पॉइंट. एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है थर्ड पॉइंट. द कॉर्निया थिन्स नियर द सेंटर, सेंटर में होता है थिन, एंड प्रोग्रेसिवली बल्जेस फॉरवर्ड विद द एपेक्स ऑफ कोन ऑलवेज बीइंग स्लाइटली बिलो द सेंटर ऑफ कॉर्निया. कुछ फॉलोइंग साइंस दिखेंगे हमें. हम चेक करेंगे विंडो रिफ्लेक्स कॉर्निया में एंड दैट विल बी डिस्टॉर्टेड, वो नॉर्मल नहीं होगा. हम करेंगे प्लेसीडो डिस्क एग्जामिनेशन, वो शो करेगी इरेगुलरिटी ऑफ सर्कल्स. हमने किया स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, उसने हमें शो किया
कॉर्निया का थिनिंग एंड एक्टेजिया, ओपेसिटी एट द एपेक्स, फ्लेशर्स रिंग दिखेगी कॉर्न के बेस पे, डेस्मेट एंड बोमेंस मेम्ब्रेन में फोल्ड्स दिखेंगे, वेरी फाइन वर्टिकल डीप स्ट्रोमल स्ट्रे यानी कि वोट लाइंस विच डिसअपेयर जब हम ग्लोब के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, तो ये इज़ अ पेक्यूलर फीचर। तो हमें स्लिट लैम्प की मेजरली याद रखने कॉर्नियल साइंस क्या क्या है, कॉर्निया थिन हो जाएगा, एक्टेजिया होगा, एपेक्स पे ओपेसिटी होगी, बेस ऑफ कॉर्न पे फ्लेशर रिंग बनेगी, बोमेंस मेम्ब्रेन डिस्मेट मेम्ब्रेन में फोल्ड बनेंगे और वोट लाइंस बनेंगी, जो कि कब हट जाएंगी, जब हम ग्लोब के ऊपर आई बॉल के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। नेक्स्ट है साइन में हम करेंगे एटिनोस्कोपी, उसमें हम देखेंगे यॉर्निंग रिफ्लेक्स, इसको हम और क्या बोलते हैं, सीजर रिफ्लेक्स, एंड हाई ऑब्लिक और इरेग्युलर एस्टिग्मेटिज्म इज ऑब्टेन। नेक्स्ट साइन है ऑन डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, एन एन्युलर यानी कि रिंग की तरह डार्क शेडो ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज सीन विच सेपरेट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल एरियाज ऑफ कॉर्निया, दैट इज ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, लीमर एज चार्लेक्स साइन। तो हमें इन साइंस को भी याद रखना है, क्या है ये, सीजर रिफ्लेक्स, और ये अभी हमने पढ़ा वो क्या है, चार्लेक्स साइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो बहुत बार पूछ जाता है, जो कि बहुत इजी भी है, वो क्या है, मन्सन्स साइन। इसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड बल्जिंग ऑफ लोअर लिड, जो हमारी दो आईलिड्स होती हैं उसकी जो लोअर लिड है वो हो जाएगी बल्ज व्हेन पेशेंट लुक्स डाउन इज पॉजिटिव इन लेट स्टेजेस। जब बहुत सीवियर स्टेज आएगी, लेट स्टेज आएगी, जब पेशेंट ये जो होगा केराटोकोनस वाला, जब ये नीचे देखेगा तो उसकी लोअर आईलिड है वो हमें बल्ज्ड दिखाई देगी। अगला साइन है रिजूटी साइन और फिनोमिना। व्हेन अ पेन लाइट हम डालेंगे कॉर्निया के ऊपर, तो हम कहाँ से डालेंगे लाइट, टेम्पोरल एस्पेक्ट से, ठीक है। तो जो लाइट है, जो लिम्बस होता है, दो हम साइड मानते हैं, नेज़ल और टेम्पोरल साइड मानते हैं। जो टेम्पोरल से हम लाइट डाल रहे हैं तो नेज़ल लिम्बस पे हमें ब्राइट फोकस दिखेगा लाइट का, इसको बोलते हैं हम रिजूटी साइन और फिनोमिना। अगला है साइन केराटोमेट्री करेंगे, तो नॉर्मल एवरेज वैल्यू हमें याद रख लेनी है, 45 डायप्टर होती है, 45 डायप्टर क्या होती है, नॉर्मल केराटोमेट्रिक वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जाती है, अगर केराटोकोनस की सिवियरिटी बढ़ रही है तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगला साइन हम करेंगे कॉर्नियल टोपोग्राफी, दैट इज स्टडी ऑफ शेप ऑफ कॉर्नियल सरफेस एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव मेथड। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग अर्ली केराटोकोनस, तो वो क्या है, कॉर्नियल टोपोग्राफी। कॉर्नियल टोपोग्राफी मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग अर्ली केराटोकोनस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे या ग्रेडिंग देंगे। पहला है केराटोमेट्री बेस्ड ग्रेडिंग, अगर तो हम चेक करेंगे 48 डायप्टर, हम बात कर रहे हैं केराटोमेट्रिक वैल्यू की जो हमने बीपीपी साइन में पढ़ी थी। अगर 48 डायप्टर से कम है तो मतलब माइल्ड केराटोकोनस है, अगर 48 54 तक है तो मॉडरेट है, अगर 54 से भी ज़्यादा है तो सीवियर है। किसके बेस पे है, केराटोमेट्रिक वैल्यूज़ के बेस पे है, ठीक है। नॉर्मल कितनी थी वो 45 डायप्टर, और केराटोकोनस में होगा क्या, वो बढ़ती जाएगी। अगर इतनी ही है 48 तक ही है तो माइल्ड है, 54 तक है तो मॉडरेट है, 54 से ज़्यादा है तो सीवियर है। अब नेक्स्ट क्या है फिनोमिना ग्रेडिंग का, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड शेप ऑफ द कोन। निप्पल कोन है अगर, और उसका साइज़ कितना होता है 5 मिलीमीटर से कम एंड स्टीप कर्वेचर, तो उसको बोलेंगे हम निप्पल कोन, ठीक है। ओवल कोन लार्ज होगा, 5 से 6 मिलीमीटर का होगा, इसकी शेप होगी एलिप्सॉइड। ग्लोबस कोन में ग्लोब की तरह दिखेगा और ये 6 मिलीमीटर से भी ज़्यादा लार्ज होगा। तो हमने ये साइज़ के बेस पे किया, कम साइज़ में क्या बोलते हैं, निप्पल कोन, ओवल कोन एंड ग्लोबस कोन, निप्पल, ओवल, ग्लोबस। कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं by development of acute hydrops due to rupture of Descemet's membrane. The condition is characterized by sudden development of corneal edema associated with marked defective vision, pain, photophobia, lacrimation. ये सब कब होगा, complications में। Now last है treatment। अब पता लग गया हमें कि कैसे, हमने सब कुछ लिख दिया, इंट्रोडक्शन भी लिख दी, पैथोजेनेसिस भी लिख दी, साइन, सिम्टम्स, ग्रेडिंग सब कुछ लिख दिया। अब हम लास्ट में करेंगे ट्रीटमेंट। सबसे पहला हम क्या करेंगे, स्पेक्टिकल करेक्शन। It may improve vision in early cases. However, later in the course of disease, the falling vision may not be corrected by glasses due to irregular astigmatism. But हम early stages में हम spectacle correction करेंगे।
सेकेंड है कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करेंगे, इट यूजुअली इम्प्रूव द विजन अर्ली केसेज ऑल्सो लाइक द फर्स्ट वन. इन अर्ली टू मॉडरेट केसेज अ स्पेशली डिज़ाइन स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस, कौन सी, रोज के, इट मे बी यूजफुल इन अर्ली टू moderate cases. In early to moderate cases, specially designed scleral contact lens rose K is useful. क्या क्या हमने अब तक स्पेक्टिकल करेक्शन अर्ली केसेस में ओनली कॉन्टैक्ट लेंस अर्ली से मॉडरेट केस तक कर सकते हैं. अगला है कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद रिबोफ्लेविन एंड यूवीए रेज, इट मे शो स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़. क्या होता है जब हम कॉर्निया कोलेजन के अंदर रिबोफ्लेविन एंड यूवीए रेज डालते हैं तो जो कॉर्निया है उसकी बायोकेमिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी बढ़ जाती है. ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनती हैं. और हमने देखा है 60 से 70% केसेस में ये जो प्रोग्रेशन है ये रुकती है इनकी वजह से. करते कैसे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्निया का एपिथेलियम निकाल देंगे, उसको कर देंगे डिब्राइड, सेंट्रल 8 मिलीमीटर जोन से निकाल देंगे. उसके अंदर हम डालेंगे ड्रॉप्स राइबोफ्लेविन की, हर 2 मिनट डालते रहेंगे, 30 मिनट तक डालते ही रहेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्निया को एक्सपोज करेंगे यूवीए रेडिएशन से. उसके बाद हम डाल देंगे बैंडेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा देंगे जब तक एपिथेलियम हील ना हो जाए, क्योंकि हमने उसको डिब्राइड किया था. उसके बाद ये सब काम किए थे. अगला है इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स इंटैक्स आर रिपोर्टेड टू बी यूजफुल इन अर्ली टू मॉडरेट केसेस बाय फ्लैटनिंग इफेक्ट. अगला है टोरिक फेकिक इंट्राक्यूलर लेंस, टोपोग्राफी गाइडेड फोटोरिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी and keratoplasty may be required in later stages. Deep anterior lamellar keratoplasty, DALK or penetrating keratoplasty PK may be performed. Thanks for watching.